सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के पेपर सेकंड में हमने एकांकी टेक्स्ट बुक के अंतर्गत पहली एकांकी 1 तोले अफीम की कीमत शुरू की थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की इस एकांकी का अब तक का जो कथानक है उसमें हम उस कथानक का आरंभिक जो भाग है वह पढ़ चुके हैं। आरंभ में इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि यह एकांकी मूल रूप से लाला सीताराम, उसका पुत्र मुरारी और उसके यहाँ काम करने वाले रामदीन के वक्तव्यों से यह एकांकी घटित होती है। इस के अंतर्गत अब तक जो यह बताया गया है कि किस तरीके से मुरारी और रामदीन की बातचीत में कि रामदीन का जो विवाह है वह उसकी बगैर सहमति, उसकी बगैर रजामंदी के उसके घर वालों के द्वारा कर दिया जाता है। जो मुरारी का नौकर है, मुरारी उसे यह समझाते हैं कि तुम शादी को क्या समझते हो। यहाँ तक यह कथानक समाप्त हुआ था। इसके आगे पहले हम उसका वाचन करेंगे, फिर उसके बाद उसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। रामदीन: सरकार, आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, अब आप न जानी तो का हम जानी। हमारा शादी तो सरकार गुजर बसर के लायक है, आप लोगन की सरकार रोजगार जैसी शादी होवत। अब तो सरकारों की शादी हो। यहाँ रामदीन कहता है कि हमारी शादी तो एक केवल परंपरागत जो निर्वाह उसका एक जरिया है, लेकिन आप लोगों की शादी तो रोजगार जैसन है। अर्थात उस शादी से भी आप लोग अपनी कमाई या एक प्रकार से उस शादी से भी आप उसकी मन माफिक लाभ उठाना चाहते हैं, शादी के माध्यम से भी। मुरारी दृढ़ता से कहता है, मेरी शादी नहीं होगी रामदीन, अच्छा अब जाओ। रामदीन: काहे ना होई सरकार। मुरारी: कुछ नहीं, तुम जाओ। सरकार के शादी तो अस होई कि सगर दुनिया तरफर, अच्छा सरकार जाओ न राम राम। इस तरह मुरारी और रामदीन के इस आपसी बातचीत में यह स्पष्ट होता है कि मुरारी के द्वारा यह कहा जाना कि मेरी शादी नहीं होगी एकांकी के कथानक की जिज्ञासा को व्यक्त करता है कि आखिर मुरारी की शादी क्यों नहीं होगी या वो क्यों नहीं करना चाहते हैं। इस तरह से एकांकी के इस दृश्य विधान के अंतर्गत रामदीन के जाने के पश्चात मुरारी लैंप को बंद कर देता है। रामदीन: अब ठीक है, पीछा छूटा शैतान से, यहीं सोना चाहता था। बाबूजी का मुंह लगा नौकर है ना, अब बेखटके अपना काम करूँगा। मेरी शादी होगी किसी जंगली जानवर से, अब सह नहीं सकता। बाबूजी सोचते क्यों नहीं कि हम लोगों के पास भी दिल होता है, हम लोग भी हसरत रखते हैं। मालूम हो जाएगा कि मैं सच कहता हूँ या मजाक करता हूँ। मेरी लाश बताएगी। ठीक है, आज आत्महत्या करनी ही होगी, तभी मेरा पीछा छूटेगा। किस्मत की बात, दुकान की सब अफीम खत्म हो जाए, लेकिन क्या मुरारी अपने काम में चूक सकता है? 1 तोला अगर निकाल कर रख ही लो तो। मेज के ड्रावर से अफीम निकालता यह है, मैं ग्रेजुएट हूँ, पिताजी के कहने से मैं अपने कल्चर को किल नहीं कर सकता। मैरिज इज एन इवेंट इन लाइफ, यह गुड़ियों की शादी नहीं है। वे दिन गए जब रामदीन की शादी हुई। इट इज़ बेटर टू किल वन सेल्फ टू किल वन स्पोल। बहुत रिवोल्ट किया लेकिन कुछ नहीं। आज सुबह देखेंगे कि मुरारी अपने विचारों का कितना पक्का है। उक्त जो प्रस्तुत कथन है एकांकीकार के द्वारा, यह आपके परीक्षा में व्याख्या के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो एक वक्तव्य लंबा दिया गया है जिसमें लाला सीताराम अपनी जो पुत्र है उसका मुरारी का विवाह दहेज के लालच में एक प्रकार से वो एक दूसरी लड़की से करना चाहता है, लेकिन मुरारी स्पष्ट रूप से कहता है कि हम कोई पशु या कोई निर्जीव वस्तु हैं
क्या हमारे पास कोई दिल नहीं है, हमारे अपने सपने नहीं होते हैं? इस वक्तव्य में वह स्पष्ट कहता है कि सत्य तो यह है कि शादी जो है वह मैं अपने तरीके से होगी, मेरे अपने तरीके से, अगर यह कोई गुड़ियों का खेल नहीं है। और यह सोचते सोचते वह आत्महत्या की बात भी करने लग जाता है। इस तरह से कथन को हम देखें इस कथन में तो मुरारी के पिताजी जिस अनपढ़ लड़की से एक प्रकार से अपने फ़ायदे के लिए मुरारी की शादी करना चाहते हैं, इससे मुरारी को अपना भविष्य बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। और लालच में आकर के जो विवाह उसके पिता करना चाहते हैं वह उसको कतई मंजूर नहीं है। और इस प्रकार वह आत्महत्या करने पर अपने आप को विवश कर रहा है और विवाह करने का झंझट है उसको समाप्त कर देना चाहता है। और इसी समय पता चलता है कि जो दुकान में अफीम है वह लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मेरी किस्मत में दुकान की सारी अफीम भले क्यों ना समाप्त हो गई हो, परंतु मुरारी अपने इस आत्महत्या के कदम से कभी चूक नहीं सकता। और इस तरह से 1 तोला अफीम जो उसने अपने पिता के जाने से पहले ही निकाल कर रख ली थी और उसने यह पहले ही सोच रखा था कि मौका पड़ने पर मैं उस अफीम को खाकर आत्महत्या कर लूँगा। उक्त कथन में 2 पीढ़ियों का जो संघर्ष हमें दिखाई दे रहा है वह स्पष्ट रूप से इस बात को व्यक्त करता है कि पुरानी पीढ़ी जो है वह अपने तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहती है, उसका शादी उसके वैवाहिक संबंधों, जबकि नई पीढ़ी अपनी भावनाओं, अपनी परंपराओं, अपनी जो सोच है उसके अनुसार वो अपनी वैवाहिक जीवन को जीना चाहते हैं या विवाह करना चाहते हैं। तो इस अवतरण में यदि हम देखें तो यह व्याख्या के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। मेरी लाश की शादी करेंगे उसी अनकल्चर्ड लड़की के साथ? ओफ, कितना दर्द है। माँ, तुम तो दुनिया में नहीं हो, नहीं तो मुमकिन है कि अपने मुरारी को बचा सकती है। अच्छा, तो मैं सुबह तक तुम्हारे पास पहुँचता हूँ, तो अब खा जाऊँ? नहीं, बेंच लेट कर अच्छा खाना होगा, लोग समझेंगे कि मैं सो रहा हूँ, जगाने की कोशिश करेंगे, मज़ा आएगा, लेकिन मुझे क्या। मुरारी, तुम भी अपने विचारों कितने पक्के हो, अपने सिद्धांतों के लिए ज़िंदगी को ठोकर मार दी। अब खाऊँ ना? 1 2। अरे, मैंने तो पत्र लिखा ही नहीं। मेरे मरने के बाद मुमकिन है पुलिस वाले बाबूजी को तंग करें, करने दो, मुझे भी उन्होंने तंग किया है, लेकिन नहीं, मरने के बाद क्या दुश्मनी। अच्छा, लिख दूं कि गोली को मेज़ पर रखकर बैठता और पत्र लिखता है। भावावेश प्रधान व्यक्ति मुरारी अपने पिता को मरने के पश्चात में भी किसी भी तरीके से वह उसको परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता और अपने विचारों का इतना पक्का है कि लोग उसके पिता को परेशान करें। एक बार उसके इस प्रकार दिमाग में द्वंद्व पैदा होता है कि किस तरीके से वह उसका पिता ने उसको तंग किया, तो अगर पुलिस उसको तंग करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको तभी लगता है कि मरने के बाद में कोई दुश्मनी नहीं निभाई जाती, और इस तरह से वो अपने एक पत्र लिखने बैठ जाता है। बाबूजी, आप एक गंवार लड़की से मेरी शादी करने जा रहे हैं। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन आप इरादा नहीं बदल रहे हैं। मैं अपने सिद्धांतों की हत्या नहीं कर सकता, अपनी हत्या कर रहा हूँ। आपका आदेश तो स्वीकार नहीं कर सकता, आपके अफीम अवश्य स्वीकार कर रहा हूँ। क्षमा कीजिए मुरारी मोहन, बस ठीक है, इसी टेबल पर लेटर छोड़ दूँ, अब चलूँ अपना काम करूँ। इस तरह से वह अपने पिता को पत्र लिखता है कि आप एक अनकल्चर्ड, एक गंवार लड़की से मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं किसी भी कीमत पर उसके साथ शादी नहीं करना चाहता। तो एकांकी कांड ने यहाँ 2 पीढ़ियों के मूल्यों की जो टकराहट है वह मुरारी के पत्र के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट रूप से व्यक्त की है कि वह अपने सिद्धांतों की हत्या नहीं करना चाहता। इस कारण से वह 1 तोला अफीम को स्वीकार करके क्षमा मांगता हुआ आत्महत्या की ओर कदम उठाता है। वह अपने अफीम के साथ ही संवाद करता हुआ आगे कहता है कि मेरी अमृत की गोली अफीम, ए स्कारलेट फेरी ऑफ ड्रीम, तेरे व्यापार ने विदेशों में धन बरसा दिया। आज तेरा यह व्यापार मुझ पर मौत बरसा दे। होमर ने तेरी तारीफ की है, ट्राई की सुंदरी हेलन ने मेनिलॉस की शराब में तुझे ही तो मिलाया। अब तू मेरे खून में मिल जा बस दुनिया, तुझे मेरा आखिरी सलाम, आगे से प्रेम की कीमत समझ।
उक्त जो कथन में अंतिम जो पंक्ति है वह एकांकी के इस संदेश या उद्देश्य को व्यक्त करती है, वह यह कि आगे से प्रेम की कीमत समझ चलो। अफीम को संबोधित करता हुआ कहता है, एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से वह समाज को, अपने पिता को जो संबोधित कर रहा है वह समाज को संबोधित कर रहा है कि जो समाज है वह मनुष्य के प्रेम की कीमत को नहीं समझता है। परिवार जो होता है उसको अपने जो पीढ़ी होती है, पीछे पीढ़ी, उसकी भावनाओं को भी समझना चाहिए और उसकी भी अपनी भावावेश होती है, उसकी भावावेश के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मुरारी यह कहता है कि वह अफीम की प्रशंसा करते हुए कहता है कि तुझे तो व्यापार के लिए रखा गया, लेकिन आज तो मुझ पर मौत बरसा दे। होमर ने भी तेरी तारीफ की। ट्राय की सुंदरी जो हेलन थी वह भी शराब में तेरे को मिलाकर ही पीती थी। अब तू मेरे खून में मिल जा और इस तरह से मुझे आखिरी सलाम करने दे। मुरारी इसी समय चौंक कर उठता है, कौन? ये चूहे शैतान किसी को मरने में दे देते। ये क्या समझे सुसाइड कितनी सीरियस चीज़ है। अच्छा शांत मुरारी, अब जा रहा हूँ। क्या मैं कुछ डर रहा हूँ, लेकिन मुझे मरना ही होगा, मुझे मरना ही होगा। दरवाजे पर खटखट की आवाज़, कौन है? रामदीन। अरे बोलता क्यों नहीं? मैं नहीं खोलूँगा, खोलना ही पड़ेगा। अफीम की गोली खत उठाकर मेज की दराज पर रखता। ठहर, अच्छा आप कौन? आइए। मुरारी। अब इस एकांकी के कथानक में एक नया मोड़ आता है। जब मुरारी उस अफीम को हाथ में लेकर अपने यह लीला को समाप्त जैसे ही कर रहा होता, उसी समय दरवाज़ा खटखटाते हैं और उस समय वह उस दरवाजे को खोलना नहीं चाहता। और अब जो आगे संवाद है वह इस एकांकी के एक महत्वपूर्ण मोड़ को की ओर जा रहा है। जो अब तक हमने इसका आरंभ और विकास देखा, अब यह अपने चरम सीमा की ओर धीरे धीरे अग्रसर होगी। मुरारी, आप कौन? विश्व मोहिनी। लाला सीताराम जी कहाँ हैं? मुरारी, बाहर गए हैं। विश्व मोहन, बाहर गए हुए? मुरारी, अच्छा है वे नहीं है। क्या मतलब? विश्व मोहिनी, कुछ नहीं। मुरारी, किस काम से आप आई हुई है? विश्व मोहिनी, मुझे कुछ अफीम चाहिए। मुरारी, आपको? क्यों? विश्व मोहिनी, ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। मुरारी, दुख है, सारी अफीम खत्म होगी। बाबूजी उसी के लिए गाजीपुर गए हुए हैं। विश्व मोहिनी, कब तक लौट कर आएंगे? मुरारी, परसों। विश्व मोहिनी, परसों? बहुत देर हो जाएगी। थोड़ी भी नहीं है, कुछ तो ज़रूर होगी, मुझे बहुत ज़रूरत है। मुरारी, इस समय? आधी रात को? विश्व मोहिनी, हाँ, मेरी माताजी बीमार है, अफीम खाती है, उनकी सारी अफीम ख़त्म हो गई, उन्हें नींद नहीं आ रही है, नींद न आने से उनकी तबीयत और भी ख़राब हो गई। मुरारी, मुझे बहुत दुख है, लेकिन अफीम तो नहीं है। विश्व मोहिनी, देखिए आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी, यदि आप खोज कर थोड़ी सी दे दें। इतनी बड़ी दुकान में क्या थोड़ी सी भी अफीम न होगी? उक्त जो मुरारी और विश्व मोहिनी का कथन है वह एकांकी के संवाद योजना के दृष्टिकोण से आप विशेष ध्यान में रखें। मुरारी और जो विश्व मोहिनी है वह लाला सीताराम की दुकान में आती है और अफीम मांगती है, लेकिन उस संबोधन में आपसी जो बातचीत है, तुम किस काम से आई हो, क्यों आई हो, थोड़ी अफीम भी आपके पास नहीं मिल सकती, मेरी माताजी खाती है, इस तरह का ये जो पूरा संवाद है, यह संवाद न केवल संक्षिप्त है बल्कि रोचक, जिज्ञासावर्धक और पात्रों के चरित्र पर भी प्रकाश डालता है। जो मुरारी है वह विश्व मोहिनी को निश्चित रूप से पूरी बात को सुनना और समझना चाहता है। यह उस नई पीढ़ी की जो एक कह सकते हैं हम उसकी ज्ञान की एक भूख जो होती है वह यहाँ पर हमारे सामने प्रदर्शित हो रही है।